तो चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत देहरादून से बड़ी खबर के साथ करते हैं। मणिपुर में जारी बवाल के बीच मणिपुर से उत्तराखंड के छात्रों को देहरादून लाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर छात्रों को मणिपुर से लाने की कोशिश हुई और मणिपुर की राजधानी इंफाल से 15 स्टूडेंट्स को देहरादून लाया गया। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक खजानदार छात्रों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इधर आओ, यहीं वहाँ पे से हमें मतलब अपना रूम वगैरह छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, कैंपस में शिफ्ट होना पड़ा और कैंपस ने हमारा सपोर्ट किया। कैंपस में सारी फैसिलिटीज़ थी पर हमने इतने डर के जल्दबाजी में रूम छोड़ा तो वो बहुत डिफिकल्ट था। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके पास अपनी बात रखी तो उन्होंने हमारा जो मैसेज था तुरंत कन्वे श्री सीएम सर के साथ किया तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। तो हमें वहां से रेस्क्यू करके देहरादून लाया गया। सर उत्तराखंड के हम 2 स्टूडेंट और फैकल्टी जो अब निकाले जा चुके हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा। कुछ बच्चे जो यूपी के वहाँ पे रहे हैं वो प्रोसेस अभी चल ही रहा है। अब देखें उनका आजकल में उनका टिकट भी करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं अवैध मजारों पर हो रही कार्रवाई की। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजारों पर लगातार एक्शन हो रहा है। देहरादून के सेलाकुई में अवैध मजारें तोड़ी गई, वहीं विकासनगर में भी अवैध मजारों पर बुलडोजर गरजा है। इसके साथ ही पौड़ी में भी अवैध मजारों को तोड़ा गया। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो कि आज की हैं। आज तीनों जगहों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है और अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाया गया। तो धामी सरकार का मजारों पर एक्शन जारी है। देहरादून से सहसपुर विधानसभा के सेलाकुई में प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से बनाए गए 10 मजारों को आज उजाड़ दिया। बुलडोजर से इन मजारों को ध्वस्त किया गया और एक के बाद एक कई कार्रवाइयां हुई। इससे पहले सहसपुर विधानसभा के ही छबरा में प्रशासन ने मंगलवार को 5 बड़ी मजारों को ध्वस्त कर दिया था। सहसपुर विधानसभा के इस पूरे एरिया में जंगलों में भी बड़ी संख्या में मजारें पाई गई हैं। वन विभाग यहां पर अभी तक 17 मजारों को ढा चुका है और अभी भी आगे कार्रवाई यूं भी जारी रखने का ऐलान किया गया है। वहीं विकासनगर के शीशमबाड़ा में भी सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजारों को तोड़ा गया। शीशमबाड़ा में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल और तहसील प्रशासन मौजूद था। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में सरकारी जमीनों पर बनाए गए धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश जो प्राप्त हुए थे उनके आदेशों के क्रम में हमारे द्वारा इनको चिन्हीकरण करते हुए किसी भी प्रकार की धार्मिक संरचनाएं हैं तो उनको चिन्हीकरण करते हुए हटाने का अभियान कल से हमारे द्वारा शुरू किया गया। कल 4 धार्मिक संरचनाएं हटाई गई और आज भी अभी तक हम 2 हटा चुके हैं और बाकी अभियान आगे अभी जारी है। पौड़ी जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनी मजारों को ध्वस्त किया गया। वहीं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम भी जारी है। पौड़ी के सतपुली और कोटद्वार में 2 जगह पर बनी अवैध मजारें ध्वस्त कर दी गई। वहीं मामले में प्रशासन की ओर से उन सभी निर्माणों को चिन्हित किया जा रहा है जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। डीएम का कहना है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। कि जितने भी सरकारी भूमि के अतिक्रमण है उनको आइडेंटिफाई करते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी डिमोलिश जो किया जाना है। तो उस क्रम में कई सारी जगह एक्टिविटी स्टार्ट भी हो चुकी है और हमारी डेली रिपोर्ट भी शासन में प्रेषित की जा रही है। नैनीताल में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने गई टीम को विरोध का सामना करना पड़ा है। इसके बाद ये टीम वापस लौट गई। दरअसल सरकार के निर्देश के बाद वन विभाग की टीम 12 पत्थर में वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने गई, लेकिन घोड़ा चालकों और वन विभाग की टीम के बीच विवाद हो गया। घोड़ा चालकों और द्वारा टीम को सर्वे करने से रोका गया। इस दौरान बहसबाजी हो गई। वहीं घोड़ा चालकों ने टीम पर हाथापाई करने का आरोप लगाया है। हालांकि वन विभाग सरकारी काम के दौरान बाधा डालने की बात कर रहा है।
क्यों परेशान किया जा रहा है? लवर्स पॉइंट का स्थान की जो भूमि वो अलग हुई, या घोड़ा स्टैंड की भूमि वो अलग हुई। वो इस बात में झगड़ा था, मतलब वो हमारे जो लवर्स पॉइंट है घोड़ा स्टैंड की भूमि में ऐड करना चाहते थे। इस बात पे 2 दिन से गाली गलौज भी कर रहे हैं, मेरे पे आके थप्पड़ भी मारा है। मेरे घोड़ा चालक मेरा गवाह है, आज उन्होंने कोई बात नहीं करी है, आते ही उन्होंने बदतमीजी करी है। उनके दिमाग में यह है कि ये लवर्स पॉइंट का जो रोड है वो भी उसमें लिया जा रहा है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारा तो हमें उसे पॉइंट ढूंढने के लिए हमें वो करना पड़ रहा है, सर्वे करना पड़ रहा है, और हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल तू मैं में हुई है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं रामनगर के बैलपड़ाव में ट्रक, कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वहीं पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत भी हो गई। एक मृतक काशीपुर का रहने वाला था, जबकि दूसरा युवक जसपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। ये बैलपड़ाव में कोटाबाग तिराहे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल का आपस में भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। और जो जिनकी मृत्यु हुई है वो मोटरसाइकिल पर सवार थे। ये दोनों लोग, एक व्यक्ति इसमें से काशीपुर का और एक जसपुर का रहने वाला है। उत्तरकाशी में सिउड़ा गांव के पास बने लकड़ी के पुल से नदी में एक युवती बह गई। इसे ग्रामीणों ने बमुश्किल रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जिसके चलते गुस्साए ग्रामीणों ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों के जाम लगाने से मार्ग में बड़ी संख्या में यात्री फंस गए। गुस्साए ग्रामीण नाराजगी जताते हुए हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पहले भी कई बार पुल की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक ग्रामीण सिर्फ एक लकड़ी के पुल के सहारे ही नदी पार कर रहे हैं। वहीं जाम को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। उधर लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है, फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम को खोल दिया, जिससे यात्रियों को भी बड़ी राहत मिली है। गिर गई और हम लोग आज से 50 साल पहले इनको दे रहे कि हमारी रोड तैयार, पुल दो, रास्ता दो, कोई ना डीएम सुन रहा ना विधायक सुन रहा। ऐसे नहीं है कि घटना पहली बार हो गई, दूसरी घटना है। हम विधायक की बात 50 बार चलेगी, विधायक हमारी नहीं सुना, क्योंकि कम गांव वाले वोट मांगने खूब आते हैं हमारे पास। हमें वोट उस टाइम क्यों नहीं देते? हर बार बोलते कि हम तुम्हें पुल देंगे पर नहीं देते। गाड़ी वाले सुरक्षित तो है, उस पुल में जाओ, देखो कैसा पुल है वो। हमारी इतने बच्चे मारने जीने का पता ही नहीं है। देख जाओ, हाथ जोड़ के कहते वो पुल को देखो, ऊपर चल के जाओ, पता करो। और वहीं नैनीताल में कुत्तों के आतंक पर डीएम नैनीताल को हाईकोर्ट ने कोर्ट में पेशी का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन आखिर क्यों नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए डीएम नैनीताल को 12 मई को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने पिछले आदेश में खूंखार आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश दिया था। सिर्फ नैनीताल में ही एक हफ्ते में 45 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया था, जबकि हल्द्वानी में एक शख्स की कुत्ते के काटने से मौत हो गई थी। और पिछले ही अभी मार्च के महीने में एक ही हफ्ते में 45 लोगों को नैनीताल शहर में कुत्तों ने काटा है। कोर्ट ने इसका बेहद गंभीरता से संज्ञान लिया है और अथॉरिटीज को कहा कि आपका जो एक्ट है ये कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है। और अब फर्दर कोर्ट ने ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल को शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिए। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी को हरिद्वार में अंतिम विदाई दी गई। हरिद्वार के कड़कड़ी स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान राजनीति, सामाजिक संगठन और प्रशासन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। राज्य निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका सुशीला बलूनी की रही है और राज्य निर्माण के समय जो महिलाओं का नेतृत्व कैसे होना चाहिए, महिलाओं की भूमिका क्या रहनी चाहिए, इसमें सुशीला बलूनी जी ने अग्रणी भूमिका निभाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का कार्यकाल 4 महीने बढ़ चुका है और जून के आखिर तक यूसीसी का पूरा ड्राफ्ट सरकार को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले ड्राफ्ट लागू करके बीजेपी एजेंडे को जमीन पर उतारकर क्रेडिट लेना चाहती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हर नागरिक के लिए कानून बनाने का हक देश की संसद को है, किसी और को नहीं।
शादी, दहेज, तलाक और संपत्ति में हक को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज और अपनी व्यवस्थाएं हैं, पर उत्तराखंड में हर निवासी के लिए एक ही कानून होगा। सरकार के इसी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी काम कर रही है। आने वाले 27 में अनुरोध किया है कि हमें 4 महीने का और समय दे दिया जाए, तो हम इस कार्य को पूर्ण करके फिर राज्य सरकार को अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे। सबके लिए एक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा रहा है और टारगेट लोकसभा चुनाव से पहले इसे उत्तराखंड में लागू करना है। पर अलग अलग धर्मों में शादी, दहेज, तलाक और संपत्ति को लेकर अलग अलग नियम कायदे हैं। ऐसे में सबके लिए एक कानून लागू करना आसान काम नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कानून देश की संसद बना सकती है, कोई और नहीं, और अपनी बात वो कमेटी के सामने रखेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जरूरी है। संविधान ने जो ताकतें दी हैं उनको बिना पार्लियामेंट में लाए हुए, बिना पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किए हुए नहीं किया जा सकता। ये किसी के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। इसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होना चाहिए। शायद मेरे ख्याल से जहां तक मेरी जानकारी है, अभी सरकार ने कमेटी के कार्यकाल को भी अभी थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन कमेटी बहुत तेजी से काम कर रही है। और फिर मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के अध्यक्षता में कमेटी है। राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक पर केंद्र की मोदी सरकार ऐतिहासिक फैसले ले चुकी है, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के एजेंडे पर देवभूमि से काम आगे बढ़ रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार अगर छोटे से राज्य में सभी धर्मों के लिए एक कानून बनाने में कामयाब रही और रिस्पांस ठीक रहा, तो लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनने के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू होने में देर नहीं लगने वाली। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुड़की की इकबालपुर शुगर मिल के गेट पर कांग्रेसियों का पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में चल रहे 2 दिवसीय धरने का समापन हो गया है। करीब 22 करोड़ के बकाया गन्ना भुगतान के आश्वासन मिलने के बाद हरीश रावत घटनास्थल से उठे। उन्होंने कहा कि करीब 1 हफ्ते के अंदर किसानों का बकाया गन्ना भुगतान किया जाएगा। वहीं हरीश रावत ने कहा है कि सीएम धामी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। इसमें चीनी मिल के अधिकारी और पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल होंगे और बातचीत के माध्यम से हल निकाला जाएगा ताकि भविष्य में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रशासन के माध्यम से हमको सूचित किया है कि उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी और उस बैठक में चीनी मिल से संबंधित सभी पहलुओं, जिसमें उसके वित्तीय संसाधनों को सुधारने, भविष्य की रूपरेखा बनाने और किसानों के भुगतान, सब कुछ सम्मिलित है, उस पर विचार किया जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार के इकबालपुर चीनी मिल के बाहर 24 घंटे का धरना दिया, जिसे 2024 में हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने का आगाज भी माना जा रहा है। पर क्या हरीश रावत को हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहिए, इसको लेकर उनके करीबी और सलाहकार रणजीत रावत और अब कोई सलाह नहीं देना चाहते हैं। रणजीत रावत का कहना है कि हरीश रावत को उन्होंने जितनी सलाह दी उन्होंने कम ही मानी। रणजीत रावत ने कहा है कि लोकसभा में किसे कहां से टिकट मिलेगा ये पार्टी तय करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मैंने रामनगर से 5 साल तैयारी की और टिकट सल्ट में मिला। हरीश रावत को पहले रामनगर और फिर लालकुआ से टिकट मिला। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, पार्टी करेगी टिकट का फैसला, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हरीश रावत का हरिद्वार में धरना प्रदर्शन 2024 का इसे आगाज भी माना जा रहा है। उस मामले में कोई सलाह नहीं है, क्योंकि मेरे कहे को अन्यथा लिया जाएगा। मैं तो उनको बहुत सारी सलाह पहले ही दे चुका हूं, उन्होंने उसमें से बहुत कम मानी। उस समय तो आप मेरी सलाह कहाँ मानी जा रही हो, मैं दूंगी क्यों जब मानी नहीं जानी होती। प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की पहली मीटिंग देहरादून ऑफिस में हुई। मीटिंग में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा, प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा,
नेता विपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदयाल, रंजीत रावत मौजूद रहे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा ने कहा है कि महंगाई, अपराध, खराब कानून व्यवस्था से महिलाएं परेशान हैं और इसका जवाब महिलाएं बीजेपी को लोकसभा चुनाव में देंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं की बात तो करती है, पर अंकिता भंडारी मर्डर केस में कातिल भाजपाइयों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अंकिता भंडारी केस ना सिर्फ उत्तराखंड की बेटी को उन्होंने न्याय नहीं दिलाया, पर उन्होंने पूरे देश में और दुनिया में ये साबित कर दिया ये किस तरीके का सरकार है। ये सिर्फ महिलाओं की बातें करता है, पर जब महिलाओं को न्याय दिलाने की बात आती है तब वो अपने ही लीडर्स को और अपने ही कातिल भाजपाइयों को बचाने में लगे हुए हैं। क्या हल्द्वानी में ट्रैफिक जाम की समस्या एक फ्लाईओवर बन जाने से खत्म हो जाएगी? क्या वाकई हल्द्वानी को फ्लाईओवर की जरूरत है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की सड़कों की ये तस्वीरें आने वाले सालों में बदली सी दिखाई देंगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी तकरीबन 540 करोड़ रुपए से 2 फ्लाईओवर बनाने की योजना बना चुका है। अधिकारियों का दावा है कि फ्लाईओवर से हल्द्वानी में जाम का झाम खत्म हो जाएगा। फ्लाईओवर की फिजिबिलिटी के लिए एक प्रस्ताव ने शासन भेजा था और उस पर 82 लाख रुपए की स्वीकृति हुई। अभी उसके डीपीआर प्रिपरेशन पर काम हो रहा, फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। उसके लिए अभी जो प्रथम चरण में ट्रैफिक काउंटिंग का काम हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने तिकोनिया से बरेली रोड और काला डूंगी चौराहे से कुसुमखेड़ा तक 2 फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि फ्लाईओवर को लेकर स्थानीय विधायक नाराज हैं। उनका मानना है कि हल्द्वानी को फ्लाईओवर की नहीं बल्कि रिंग रोड की जरूरत है। मैं इसका बहुत भारी विरोध करूंगा। हमें फ्लाईओवर्स की जरूरत नहीं है, हमारी जो आवश्यकता है वो रिंग रोड की है। हमारी आवश्यकता है आईएसबीटी की, जिससे स्वतः ये जो बॉटलनेक्स हैं ट्रैफिक के वो अपने आप फ्री हो जाएंगे। ये तो सच है कि बढ़ती जनसंख्या के चलते ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। अब इसका इलाज भले ही फ्लाईओवर से हो या रिंग रोड से, लेकिन एक बात तो तय है कि फ्लाईओवर को लेकर हल्द्वानी की राजनीति आने वाले दिनों में गर्मा सकती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। राज्य में सरकार द्वारा वनों की परिभाषा से बदले जाने से हाईकोर्ट नाराज है। कोर्ट ने सरकार से गुरुवार तक पूरे रिकॉर्ड दाखिल करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आपके लिए विकास की परिभाषा क्या है, और ऐसे ही होता रहा तो उत्तराखंड दिल्ली बन जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नेचर और वाइल्ड लाइफ हमको विरासत में मिली है, इसका संरक्षण जरूरी है। सरकार ने 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल को वन की परिभाषा से बाहर कर दिया है, जिसको अजय रावत समेत अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि सरकार के इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इन्होंने कहा था कि कोई भी फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए मिनिमम 10 हेक्टेयर एरिया होना चाहिए था। इन्होंने जब कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन स्टे कर दिया तो दूसरे नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा कि हमने वो एरिया जो है 5 हेक्टेयर कर दिया, कि मिनिमम 5 हेक्टेयर हो जाए। और वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आर्मी पूरी तरीके से जुटी हुई है। चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। वहां जाने के रास्ते पर भी बार बार बर्फ पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में आर्मी देवदूत बनकर सामने आ रखी है, जो दिन रात लगाकर रास्ता लगातार खोल रहे हैं। आज सुबह का वीडियो है ये, जब धूप निकलते ही आर्मी की टीम बर्फ हटाने में जुट गई। यमुनोत्री धाम की यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से मंदिर से आधा किलोमीटर पहले से पैदल रास्ते पर जाम की स्थिति बन रही है। रास्ता सकरा होने की वजह से दिक्कत हो रही है। यमुनोत्री धाम में 1,15,000 से ज्यादा यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। वहीं आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। मार्ग है, वहां पर भी मंदिर के पास कतिपय स्थानों पर मार्ग तंग होने के कारण, संकरा होने के कारण जाम की स्थिति की सूचना मिली है। उसके बारे में जिलाधिकारी को भी मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि वहां पर भी
जो श्रद्धालु उनको रोक रोक कर छोड़ा जाए। वहीं चारधाम यात्रा में मौसम की मार यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। वहीं पर अब ऋषिकेश में यात्रा टर्मिनल पर हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर की शुरुआत हो गई है। यहां पर तीर्थ यात्रियों का चेकअप हो रहा है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों पर 39 हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर भी शुरू किए गए हैं, जिसमें यात्रा शुरू कर रहे तीर्थ यात्रियों का मेडिकल चेकअप और स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे यात्रियों को यात्रा मार्ग पर कोई असुविधा न हो सके और उनकी यात्रा मंगलमय हो सके। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन ने हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर की शुरुआत की है, जहां तीर्थ यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। सारा चेकअप किया, बीपी शुगर सब चेक किया। अब दवाई के लिए? हाँ, अब दवाई के लिए बोला? बीपी की थोड़ा बीपी तेज है इसलिए। तो आप यहाँ के इंतजाम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। देहरादून नगर निगम के निर्माण कार्यों पर अक्सर सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन अब नगर निगम ने ठेकेदारों पर नजर रखने की कार्य योजना तैयार की है। अब ठेकेदारों को निर्माण से पहले और निर्माण के बाद की फोटो नगर निगम में जमा करानी होगी, उसके बाद ही उनका पेमेंट हो पाएगा। इस समय नगर निगम के लगभग 30 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य जारी हैं। इन कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए नगर निगम ने ये पहल की है। और इस बुलेटिन में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महाबैस अमित शुक्ला के साथ। नमस्कार।